एक किसान एक छोटे से गांव में रहता था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा चंदन था। वो खेती किसानी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। रामधन बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन भगवान की दया से उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अपने जीवन में उसे कोई दुख नहीं था सिवाय एक परेशानी के, और वो परेशानी थी उसका बेटा चंदन, जो कि बहुत ही आवारा और निखट्टू किस्म का था। हालांकि अब वो नौजवान बन चुका था, लेकिन बचपन से ही वो बुरी संगति में रहने के कारण अपने माँ बाप के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा था। जब वो छोटा था तभी से गांव वाले उसकी शिकायतें लेकर आते रहते थे। कभी वो किसी की मुर्गी चुरा लेता तो कभी किसी की बकरी खोल देता। गांव के लोगों की शिकायतों से और अपने बेटे की इन हरकतों से रामधन बहुत ही परेशान हो चुका था। वो अक्सर अपने बेटे को समझाता कि बेटा, मेरा ख्याल है कि तू एक तेज दिमाग वाला लड़का है, लेकिन अगर तू अपना दिमाग इन उल्टे सीधे कामों में ना लगाकर सही जगह पर लगाए तो एक दिन बहुत कामयाब इंसान बन सकता है। परंतु चंदन पर अपने पिता की इन बातों का कोई असर नहीं होता था। एक बात तो थी, चंदन सचमुच एक तेज दिमाग वाला लड़का था, क्योंकि आज तक उसने जितनी भी चोरी चकारी की हरकतें की थी उनमें वो कभी भी पकड़ा नहीं गया था। किसान अक्सर अपनी पत्नी से कहता, भाग्यवान, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं, वो इन हरकतों से बाज आए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब हमें उसके कारण इस गांव से निकाल दिया जाएगा। उसकी पत्नी कहती, अरे ये सब गांव वाले मेरे बेटे से जलते हैं, आखिर वो ऐसा करता ही क्या है। उसकी छोटी मोटी शरारतों को ये गांव वाले बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें बताते हैं। जरा उनके खुद के बच्चों को तो देखो, वो कौन सा दूध के धुले हैं। इस तरह से चंदन की माँ हर बार अपने बेटे का बचाव करती, लेकिन चंदन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। अब चंदन नौजवान हो चुका था, तो एक दिन जब चंदन अपने पड़ोस के गांव में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ी। उस घर के बाहर खड़ा हो गया। उसने देखा कि घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी हाथ में छड़ी लिए हुए चीजों को इधर उधर टटोलता हुआ चल रहा था, जिससे ये बात साफ हो गई कि वो बूढ़ा एक अंधा है। चंदन ने अपने जूते उतारे और चुपचाप उस घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर वो घर का मुआयना करने लगा। उसने देखा कि घर के अंदर काफी कीमती सामान पड़ा हुआ था। वो सोचने लगा कि अगर मैं इस सामान को किसी तरह से उड़ा लूं तो इतनी रकम इकट्ठी कर लूंगा कि 2-3 साल तक मुझे कहीं चोरी नहीं करनी पड़ेगी। वो जिस तरह से दबे पांव आया था उसी तरह दबे पांव वापस घर से निकल गया। अब क्योंकि दोपहर का समय था, इसलिए किसी ने भी उसे आते जाते नहीं देखा। वो वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते सोच रहा था कि वो इतना सारा माल अकेले उस घर से नहीं निकाल सकता। उसे इस काम के लिए किसी और की भी सहायता लेनी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा माल चुराया जा सके। सोचते सोचते उसका ध्यान उसके दोस्तों की तरफ गया, जो उसी की तरह आवारा थे। चंदन उसी समय अपने कुछ आवारा दोस्तों के पास गया और उनसे कहने लगा, भाइयों, आखिर कब तक हम यूं ही छोटी मोटी चोरियां करके अपना समय खराब करते रहेंगे। क्यों ना कोई ऐसी चोरी की जाए जिसमें बड़ा माल हाथ लगे और कई दिनों तक हमारा ऐशो आराम चलता रहे। उसके दोस्त कहने लगे, अरे चंदन, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहले ही गांव वालों की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है। अगर अब तेरी बातों में आकर हमने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो पकड़े जाने पर गांव वाले सीधा कोतवाल के कारागार में डलवा देंगे। चंदन बोला, अरे मूर्खों, तुम पहले मेरी योजना तो सुन लो। हम ये चोरी अपने गांव में नहीं बल्कि आस पड़ोस के गांव में करेंगे, और किसी ऐसे घर में करेंगे जहां पर हमारे पकड़े जाने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और मैंने तो एक ऐसा घर ढूंढ भी लिया है। बस तुम लोग अगर मेरा साथ दो तो हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी चंदन के दोस्तों ने कहा, चंदू, तेरी बातों में आकर हम ऐसी वैसी कोई भी हरकत नहीं करने वाले। चंदन ने कहा, देखो भाइयों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोरी का सारा काम तो मैं करूंगा। तुम्हें तो सिर्फ चोरी का सामान उठाने में मेरी सहायता करनी है।
पहले मेरी पूरी योजना तो सुन लो। मैंने पड़ोस के गांव में एक ऐसा घर देखा है जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहता है और वो बिल्कुल अकेला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आंखों से अंधा भी है। अगर वो हमारे चोरी करने के दौरान उठ भी गया तो हमें देख नहीं पाएगा। एक ऐसा घर जिसमें अकेला अंधा बूढ़ा आदमी रहता है। ये सुनकर भी उसके दोस्त इस काम के लिए नहीं मान रहे थे, तो चंदू कहने लगा, अरे तुम लोग किसी सामान को हाथ मत लगाना। सारा सामान मैं इकट्ठा करूंगा और एक बोरे में भर दूंगा। बस तुम लोग उस सारे सामान को बाहर लाने में मेरी सहायता करना। मैं तुम्हें इसके बदले में इतना इनाम दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वहां पर चोरी करने से ज्यादा आसान कोई और काम नहीं है। और फिर सारा काम तो मैं ही करूंगा। तुम्हें तो सिर्फ सामान उठाने में मेरी सहायता करनी है। क्योंकि हमें रात के समय चोरी करनी है, तो तुम शाम को मेला देखने के बहाने अपने अपने घरों से निकल आना। इस तरह से चंदन ने बहला फुसला कर अपने दोस्तों को अपने साथ शामिल कर लिया। और फिर शाम के समय चंदन के दोस्त मेला देखने के बहाने से अपने अपने घरों से निकले और फिर वो दोनों गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां पर चंदन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। वे तीनों मिलकर उस बूढ़े आदमी के घर की तरफ चल दिए, जो कि साथ वाले गांव में ही था। जब वे तीनों उस घर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ी सी दीवार को फांदकर घर में प्रवेश कर लिया। वो बूढ़ा आदमी कमरे से थोड़ी दूर एक चारपाई पर लेटा हुआ था। उनकी आवाज वो तभी सुन चुका था जब उन तीनों ने घर के अंदर छलांग लगाई थी। लेकिन बूढ़े ने ऐसा नाटक किया जैसे वो बिल्कुल बेखबर सो रहा है। बूढ़े आदमी को सोता हुआ देखकर वो तीनों कमरे में दाखिल हुए और चोरी करने में व्यस्त हो गए। वो बूढ़ा आदमी चुपचाप चारपाई से उठा और उसने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाकर अपने पड़ोसियों को बताने लगा कि मोहल्ले वालों, मेरे घर में चोर घुस आए हैं। इस तरह से उसने अपने पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। बूढ़े आदमी की आवाज सुनकर जल्दी ही उसके घर में मजमा लग गया। लोगों ने उन तीनों चोरों को पकड़ा और आंगन में ही एक पेड़ के साथ बांध दिया। सुबह उन तीनों को कोतवाल के सामने पेश किया गया। चंदन के बाकी दोनों दोस्त चंदन से कहने लगे कि हम तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में फंसे हैं। ना हम तुम्हारा साथ देते और ना हम यहाँ पर पहुँचते। कोतवाल के सामने साफ साफ मुकर जाएंगे कि हमारा चोरी का कोई इरादा नहीं था। असली अपराधी तो तुम हो। चंदन उन दोनों से कहने लगा, नहीं नहीं, तुम मेरी बात सुनो। हम सब ने कोतवाल के सामने ये बिल्कुल भी नहीं मानना कि असली चोर कौन है। इस तरह से जब कोतवाल ये फैसला नहीं कर पाएगा कि असली अपराधी कौन है, तो फिर हम सजा पाने से बच जाएंगे। अगले दिन उन तीनों चोरों को कोतवाल के सामने पेश किया गया और फिर वो बूढ़ा आदमी कोतवाल से कहने लगा, कोतवाल साहब, मैं अंधा हूँ और मेरा एक बेटा है जो व्यापार के लिए दूसरे शहर में गया हुआ है। मैं घर पर अकेला था और मुझे अकेला पाकर ये तीनों मेरे घर में घुसे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मैंने इन तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन तीनों को ऐसी सजा दीजिए ताकि आइंदा कोई भी आदमी चोरी करने से पहले 1000 बार सोचे। और फिर कोतवाल तीनों चोरों से कहता है कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। इस पर हर एक दोस्त ने यही कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इन दोनों के कहने पर इनका साथ देने के लिए आया था। इस तरह से तीनों दोस्त एक दूसरे को अपराधी बता रहे थे। कोतवाल को ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि असली अपराधी कौन है, जिस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, कोतवाल साहब, आप मेरी मानिए और इन तीनों को ही कारागार में डालकर सजा दीजिए। तब कोतवाल बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इन तीनों में से कोई भी ये बात नहीं मान रहा कि असली अपराधी कौन है। हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है, इसलिए मुझे तो इनके अपराधों के हिसाब से इन्हें सजा देनी होगी, क्योंकि जो असली चोर है, जिसने ये सब योजना बनाई, के लिए दंड अलग होगा, जबकि उसका साथ देने वाले चोरों के लिए सजा कुछ और होगी। इसके बाद कोतवाल ने उन तीनों दोस्तों को धमकाते हुए कहा कि तुम में से जो भी असली चोर है वो अपना अपराध स्वीकार कर ले,
वरना अच्छा नहीं होगा। कोतवाल ने उन्हें मनाने की हर कोशिश की, लेकिन वो तीनों तो ज्यों के त्यों ही बने रहे। अब कोतवाल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन तीनों को सजा दे। और फिर कुछ सोचकर कोतवाल ने उन तीनों की परीक्षा लेना तय किया। उसने तीनों से पूछा, तुम्हें भूख लगी होगी, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? और फिर तीनों के लिए खाने की चीजें मंगवाई गई। सबसे पहले चंदन की बारी थी। उसे खाने के लिए चने पेश किए गए, मगर उसने चने खाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये चने पहले किसी घोड़े ने खाए हैं और उसके बचे हुए चने मुझे दिए गए हैं। कोतवाल ने हैरानी से अपने बावर्ची की तरफ देखा। बावर्ची कहने लगा, हजूर, शायद ये सच कह रहा है। कल जब मैंने आपके घोड़े को चने दिए थे तो मैंने वो थैला लाकर रसोई घर में रख दिया था और उधर एक दूसरा थैला भी पड़ा था। मैं ये भूल गया कि घोड़े के सामने कौन सा थैला रखा था। शायद ये चने मैं उसी थैली में से निकाल कर लाया हूँ जो घोड़े ने खाए थे। ये सुनकर कोतवाल सोच में पड़ गया। के बाद दूसरा दोस्त, जिसका नाम सज्जन था, उसे दूध पीने के लिए दिया गया। वो दूध पीने से पहले उसे सूंघने लगा और कहने लगा, मैं ये दूध नहीं पी सकता। कोतवाल ने कहा, आखिर इसकी क्या वजह है? सज्जन बोला, ये दूध जहरीला है, इसमें जहर मिलाया गया है, इसलिए मैं इसे नहीं पी सकता। कोतवाल ने एक बार फिर से अपने बावर्ची की तरफ देखा और उसे दूध की जांच करने के लिए कहा। बावर्ची ने एक दूसरे बर्तन में दूध को उड़ेला तो उसके अंदर एक मरी हुई छिपकली पड़ी थी, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। अब तीसरे दोस्त की बारी थी। उसे मांसाहार पसंद था, इसलिए उसे खाने के लिए मांस पेश किया गया। जैसे ही उसने मांस का एक निवाला उठाया तो कहने लगा, ये कुत्ते का मांस है। कोतवाल ने अपने बावर्ची से पूछा, क्या सचमुच ये कुत्ते का मांस है? बावर्ची ने कहा, नहीं मालिक, ये कुत्ते का मांस नहीं है, आप चाहें तो पता करवा लें। कोतवाल ने फौरन उस कसाई को बुलवाया जिसकी दुकान से वो मांस लाया गया था। कोतवाल ने कसाई से गुस्से में पूछा, क्या तुम्हारी दुकान पर कुत्ते का मांस बिकता है? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये सुनकर कसाई डर गया और कहने लगा, कोतवाल साहब, ये बकरा ही था। असल में जब ये बकरा पैदा हुआ था तो इसकी माँ मर गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब इसे कैसे पालूंगा। एक दिन ये बकरा खुद ही एक कुतिया का दूध पीने लगा। ये देखकर मैं हैरान रह गया और फिर वो बकरा रोज उसी कुतिया का दूध पीने लगा। उस कुतिया का दूध पीकर ही वो जवान हुआ। इसकी कुछ हरकतें कुत्तों जैसी भी थी। शायद यही वजह है कि इसके मांस से कुत्ते की बदबू आ रही है। कोतवाल ये सुनकर हैरान रह गया। अब तो कोतवाल सोच में पड़ गया कि ये तीनों तो बहुत ही अक्लमंद हैं। इनमें से असली चोर को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल काम है। कोतवाल ने उस रात उन तीनों को कारागार में डलवा दिया और अपने घर पहुंचा। वो सोच में पड़ गया कि आखिरकार किस तरह से उनमें से असली चोर को पकड़ा जाए। कोतवाल का बेटा, जो वहीं पर बैठा हुआ था, अपने पिता को परेशानी में डूबा हुआ देखकर कहने लगा, पिताजी, आखिर आप किस परेशानी में हैं? अपने बेटे के पूछने पर कोतवाल ने अपने बेटे को उन तीन चोर दोस्तों की सारी बात सुना दी। अपने पिता की बातें सुनकर कोतवाल का बेटा कहने लगा, पिताजी, आप एक मौका मुझे दीजिए। हो सकता है कि मैं आपको असली चोर का पता लगाने में सहायता कर सकूं। कोतवाल कहने लगा, बेटा, तुम भला असली चोर को कैसे पकड़ पाओगे? मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ। जब मुझे असली चोर का नहीं पता लगा तो तुम भला ये काम कैसे कर लोगे? बेटा कहने लगा, पिताजी, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी समस्याओं का हल हमें वहां से मिल जाता है जहां से हमें कोई उम्मीद ना हो। कोतवाल को अपने बेटे की बात सही लगी और उसने कहा, ठीक है बेटा, तो कल तुम मेरे साथ कचहरी चलना, मैं तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ। अगले दिन कचहरी में कोतवाल के बेटे के सामने उन तीनों चोर दोस्तों को पेश किया गया। कोतवाल का बेटा कहने लगा, देखो भाइयों, तुम तीनों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहाँ पर तुम तीनों को एक कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान थे कि कोतवाल का बेटा यहाँ पर चोर पकड़ने आया है या फिर कोई किस्से कहानियां सुनाने के लिए। और फिर कोतवाल के बेटे ने
अपनी कहानी सुनाना शुरू की। वो कहने लगा, किसी नगर में एक लड़की अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उसे चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि उसका पिता बहुत ही ज्यादा बीमार है और उसे इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है। लड़की के पास तो कोई पैसे थे नहीं, तो उसने अपने पति से कहा कि मेरे बाबा बहुत बीमार हैं और मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है। उसके पति के पास भी उस समय पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी भैंस बेचकर पैसे इकट्ठे किए और अपनी पत्नी को दे दिए और उसे पिता के घर की तरफ रवाना कर दिया। रास्ते में उस लड़की को एक बेईमान आदमी ने देख लिया और लड़की को अकेला पाकर उसने लड़की का रास्ता रोक लिया। लेकिन वो लड़की कहने लगी, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, मैं तो तुम्हारी बहन की तरह हूँ। लड़की की हालत देखकर उस आदमी के मन में दया आ गई और उसने लड़की को जाने दिया। लड़की ने उसका धन्यवाद किया और आगे चल पड़ी। वो थोड़ी ही दूर गई थी कि उसे चोरों ने घेर लिया और लड़की से कहने लगे कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमें दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें यहीं पर बांध लेंगे। लड़की कहने लगी कि मेरे पास जो भी पैसे हैं वो मैं अपने बाबा के इलाज के लिए लेकर जा रही हूँ। अगर तुमने मुझसे वो पैसे ले लिए तो मेरे बाबा मर जाएंगे। भगवान के लिए मुझे जाने दो। चोरों के सरदार के दिल में उस लड़की के लिए दया आ गई। उसने लड़की को जाने दिया। अब वो लड़की शहर पहुंची। उसने अपने बाबा का इलाज करवाया और उसका पिता बिल्कुल भला चंगा हो गया। कोतवाल के बेटे ने कहा, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और उसने उन तीनों दोस्तों से सवाल किया कि तुम मुझे ये बताओ, इस लड़की पर सबसे बड़ा उपकार किसने किया। सबसे पहले उसने गुल्लू से पूछा तो वो कहने लगा कि उस लड़की के पति ने, क्योंकि उसने अपनी भैंस बेचकर उसे पैसे ना दिए होते तो लड़की के बाबा का कभी भी इलाज ना हो पाता। अब कोतवाल का बेटा दूसरे दोस्त गया और कहने लगा, तुम बताओ कि उस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया है। चंदन बोला कि उस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान उस चोर ने किया है, क्योंकि अगर वो लड़की से सारा माल छीन लेते तो वो अपने बाबा का इलाज कभी भी ना करवा पाती। इसलिए सबसे बड़ा एहसान तो चोरों ने उस पर किया था। इस पर कोतवाल के बेटे ने अपने पिता से कहा कि यही आदमी असली अपराधी है। कोतवाल हैरान रह गया और अपने बेटे से पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये अपराधी है। इस पर उसके बेटे ने जवाब दिया कि इंसान के अंदर जिस तरह की आदतें होती हैं उसको उसी तरह के लोग पसंद आते हैं। अब क्योंकि ये असली चोर है, इसीलिए इसने भी एक चोर की अच्छाई को ही पसंद किया और उसकी तारीफ की। इसके बाद कोतवाल ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि चंदन को ले जाकर इससे पूछताछ की जाए। चंदन तो पहले से ही चोर साबित हो चुका था। थोड़ी सी सख्ती करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सारी पूछताछ करने ही असली चोर है और उसके बाकी दोनों दोस्त चोरी का माल ले जाने में उसके सहायक थे। और फिर कोतवाल ने चंदन को 10 साल के लिए कारागार में डाल दिया और उसके बाकी दोनों साथियों को तड़ी पार कर दिया गया और उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया गया। ये खबर चंदन के गांव पहुंची तो तीनों दोस्तों के माँ बाप कचहरी में आकर अपने अपने बच्चों के लिए दया की भीख मांगने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी सभी कोशिशें नाकाम रही। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई करने के साथ साथ बुराई का साथ देने वाले भी अपराधी होते हैं। जो आदमी अपराधी का पता होते हुए भी चुप रह जाता है तो वो न्याय के रास्ते में रुकावट बन जाता है और इस तरह से वो भी अपराध में शामिल हो जाता है। और ये भी सच है कि बुराई को सहारा देने वाला भी बुरे अंजाम से नहीं बच सकता। बुराई का साथ देने वाले को शायद उस समय कोई नुकसान ना हो, लेकिन एक ना एक दिन वो भी पकड़ा जाता है। अगर सभी लोग अन्याय और अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन अगर कोई बुराई को देखते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ले तो एक ना एक दिन वो भी आएगा जब वो खुद उस बुराई का शिकार